हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो, एक नंबर हो यार। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर कंसीडरेशन को आगे बढ़ाया था और इस चैप्टर को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, कंसीडरेशन जब मैं बात करता हूँ बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप सीए के बच्चे हो, सीएमए के बच्चे हो, सीएस के बच्चे हो, बीकॉम के बच्चे हो, बेटा कंसीडरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है लेक्चर को, और कोई भी डाउट है तो मैं तो बेटा हमेशा अवेलेबल ही हुई भाई, तुम्हारे साथ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी दिक्कत हो एक कॉल, और नंबर तो तुम्हारे पास है नहीं, एक कमेंट, एक मैसेज। बेटा जब अपन कंसीडरेशन की बात करते हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कंसीडरेशन का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि एज पर लॉ कंसीडरेशन क्या होता है, और कुछ आपको आसपास की बातें बताई थी। सर जल्दी से बताओ ना सर, क्या बताया था? तो बेटा जल्दी से हम एक क्विक रिकैप देते हैं। सबसे पहले बेटा कंसीडरेशन एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है क्विड प्रो क्यो। जो क्या है? क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अब ये जो कंसीडरेशन है मतलब समथिंग इन रिटर्न है, ये दोनों पार्टीज के रिस्पेक्ट में कुछ और होता है। मतलब प्रोमिसर के लिए कंसीडरेशन कुछ और है और प्रोमिसी के लिए कंसीडरेशन कुछ और है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बोला सर मेरा हाउस कंस्ट्रक्ट कर दीजिए फॉर रुपीज 10 लाख। अब यहां पे बेटा मैं हो गया ऑफरर, आप हो गए ऑफरी। ऑफरर कह रहा है घर बनाने के बदले 10 लाख रुपए दूंगा, मतलब मेरे को 10 लाख रुपए देने हैं, और 10 लाख रुपए देने के बदले ऑफरर का जो कंसीडरेशन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ऑन दी अदर हैंड ऑफरी को 10 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं, बट उस 10 लाख के बदले आपको जो रिटर्न में देना है उसे घर कंस्ट्रक्ट करके देना है। उसे क्या करना है? घर कंस्ट्रक्ट करके देना है। मतलब समझो, ऑफरर को 10 लाख रुपए देने बदले में घर मिलेगा, ऑफरी को घर देना बदले में पैसे मिलेंगे। तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस उसका कंसीडरेशन है कि घर बन के मिलेगा, और ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट 10 लाख रुपीज इज कंसीडरेशन। समझे क्या? ये सर तो मैंने बताया बेटा क्विड प्रो क्यो से निकला समथिंग इन रिटर्न, दोनों के बेसिस पे कुछ कुछ होगा। अब हमेशा याद रखें कंसीडरेशन जो है वो कहीं ना कहीं मनी के टर्म्स में होना ही होना चाहिए। मतलब कुछ पार्ट अमाउंट जो है वो मनी की फॉर्म में होगा, चाहे फुल्ली कैश हो जाए, पार्टली कैश पार्टली काइंड हो जाए, बट कंसीडरेशन कभी फुल्ली काइंड पॉसिबल नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस करा था। फिर मैं कंसीडरेशन की डेफिनेशन पे लेके गया था आपको, विच इज द लीगल डेफिनेशन, और लीगल डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज डी। लीगल डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज डी। कंसीडरेशन कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर डिजायर किसकी होगी? सर डिजायर किसकी होगी? प्रोमिसर। सर पे कौन करेगा? अरे सर प्रोमिसी करे। सर एनी अदर पर्सन करे, चाचा ताता मामा पापा कोई भी करे, अरे फर्क नहीं पड़ता, बट डिजायर प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। पहला डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। नंबर 2 हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। पॉइंट नंबर 3 प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सच एक्ट और एब्सटिनेंस क्या है भैया आपका? सच एक्ट और एब्सटिनेंस क्या है आपका? कंसीडरेशन। मतलब जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी या कोई भी व्यक्ति, उस बंदे ने कोई काम करा था, कोई काम करा है या कोई काम करेगा, और ये एब्सटेन के वे में भी। एब्सटेन मतलब किसी काम को ना करने का। मतलब मैंने बोल दिया भैया ये काम मत करना, या अभी बोला है या फ्यूचर में मत करना, तो टू डू और टू नॉट टू डू दोनों हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो कुछ एसेंशियल निकल कर आए, कुछ बातें निकल कर आई। पहला, कंसीडरेशन में डिजायर किसकी होगी? प्रोमिसर। डिजायर किसकी होगी? प्रोमिसर। पे कौन करेगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। कंसीडरेशन जो है सर हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। कंसीडरेशन का जो सीन है वो ये लगेगा कि भैया आप फुल्ली कैश कर सकते हो, पार्टली कैश पार्टली काइंड कर सकते हो, पर आप फुल्ली इन काइंड कंसीडरेशन नहीं कर सकते। क्या मेरे हिसाब से आपको सब क्लियर है बेटा? क्या यहां तक आपको कोई डाउट? अगर यहां तक आपको कोई डाउट है प्लीज आप अच्छे से प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद आप इस लेक्चर पे पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम अपनी हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको इस टॉपिक में सब्जेक्ट मैटर की एक लिस्ट लिखवाई थी, मुझे याद है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, मीनिंग, वो हमने लास्ट लेक्चर में ही डन करा था। सर सेकंड जो हमें हेडिंग पढ़नी थी वो थी एसेंशियल एलिमेंट। फिर थर्ड थी वेरी इंपॉर्टेंट नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन। और लास्ट हेडिंग हमारी चलेगी प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस।
तो बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट है हमारे कंसिडरेशन के चैप्टर में। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने एक लेक्चर में कर लिया। आज के लेक्चर में हम डन करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन या फिर रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। तो हेडिंग जो है आप मेरे साथ डालेंगे बेटा, रूल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशन। अगर आपको कंसिडरेशन को वैलिड बनाना है तो सर आपको सारे रूल्स को फुलफिल करना इज कंपलसरी। अगर आपने सारे रूल्स को फुलफिल करा तभी आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल या वैलिड कंसिडरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर 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 बताओ ना सर कंसिडरेशन को वैलिड क्यों बनाना? सर नहीं बना रहे, अपन डॉन है, बदमाश है, अपन कुछ भी करे, नहीं बना रहे कंसिडरेशन। बेटा अगर आप कंसिडरेशन को वैलिड या लॉफुल नहीं बनाओगे तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है? नेवर। क्योंकि अगर आपको सेक्शन 10 के एसेंशियल हो यार, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे थर्ड एसेंशियल था लॉफुल या वैलिड कंसिडरेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कंसिडरेशन लॉफुल या वैलिड होनी चाहिए, और कंसिडरेशन को वैलिड या लॉफुल बनाना है तो सारे रूल्स को फुलफिल करना है। इसका मतलब अगर आपने सारे रूल्स को फुलफिल करा, मैं वर्ड पकड़ना, सारे रूल्स, एक भी रूल दिक्कत करा, अरे कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा, अरे कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा। मतलब सारे रूल्स को फुलफिल करो तो कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। और अगर कंसिडरेशन वैलिड है सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड बनेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सर रूल्स क्या है? सर कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो एक कंसिडरेशन को चौकस मस्ट कंसिडरेशन बनाते हैं? सर बताओ ना। बेटा मैं क्या बताऊं, आपको ऑलरेडी पता है, 3 पॉइंट तो मम्मी कसम पता है, 3 पॉइंट तो मम्मी कसम हर पता है। सर कौन से पॉइंट? बेटा डेफिनेशन याद करो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन। अरे एक बार बताऊं, ये जब मैं रिपीट करा रहा हूं क्या तुम बोल रहे हो? बेटा मम्मी कसम खा रहा हूं, मम्मी कसम, इतना मारूंगा ना अगर नहीं बोल रहे होंगे, घर में घुस घुस के मारूंगा। जब मैं आपके साथ साथ रिवाइज कर रहा हूं बेटा, मेरे को लर्न है प्रोविजन, मेरे को याद है, ये रिवीजन आपको याद करवाने के लिए कर रहा हूं, आपको याद करवाने के लिए, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिनमें मैं आपको पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजीज एंड सब कुछ बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे करनी है। बट आप प्लीज जब भी मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूं, आपको ये बड़बड़ाना है। आपके घर वाले आसपास सोच रहे बच्चा पागल हो गया, क्या आ गया बच्चे पे, ये क्या हो रहा है बच्चे को, बच्चा बड़बड़ा रहा है, सोते सोते मम्मी नींद में रैप्टे मार रही है, आपके मुंह से प्रोविजन निकल रहा है। मम्मी बोल रही बेटा खाना खाएगा, आप कहोगे कंसिडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कह रहा डिजायर नहीं है मेरी, कंसिडरेशन नहीं है मम्मी। आपके मुंह में प्रोविजन होनी चाहिए बेटा हमेशा, नसों में प्रोविजन जा रहे हैं, समझ रहे हो, तभी कुछ नेक्स्ट लेवल कर पाओगे। तो रिवीजन, ठीक है, 3 पॉइंट तो मैं बता रहा हूं, आपको भी याद है, डेफिनेशन से याद है। पहला, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होगा? पहला पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होगा? नंबर 1 प्रोमिसर। पहला पॉइंट, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पे होगा। इसका मतलब अगर प्रोमिस या किसी और की डिजायर पे है तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। नंबर 2, कंसिडरेशन डिजायर पे प्रोमिसर की होगा बट मूव होगा या तो प्रोमिसी से या एनी अदर पर्सन। डिजायर प्रोमिसर लेकिन पे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 2 पॉइंट, कंसिडरेशन क्या पास्ट हो सकता है? यस सर। क्या प्रेजेंट हो सकता है? यस सर। क्या फ्यूचर है? यस सर। तीनों कंसिडरेशन जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कैन एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो 3 पॉइंट तो यहीं से निकल कर आ गए यार, इसमें क्या टेंशन आ रही है? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, रूल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को वैलिड बनाना, रूल्स बता रहा हूं। सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट, इसका मतलब है मस्ट, मैंने पहले बताया मस्ट हो गया, शेल हो गया, ये लॉ में इंटरप्रेट करते हैं मैंडेटरी को, कंपलसरी को। लेकिन अगर मे लिखा है, मे का मतलब क्या? ऑप्शनल, ऑप्शन है। यहां पे क्या लिखा है? मस्ट लिखा है, मस्ट मतलब शेल, कंपलसरी। कंसिडरेशन मस्ट बी एट दी डिजायर, और डिजायर किसकी सर? प्रोमिसर। कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होगी, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होगी। सर इसका मतलब आप ये नोट बाद में करना, पहले सेकंड पॉइंट पे आओ, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे आओ। एनी एक्ट, ये कौन सा एक्ट है? लॉ वाला एक्ट नहीं है। लॉ वाला एक्ट देखते हो ना, यहाँ पे कैपिटल में लिखा होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? स्मॉल में। एनी एक्ट मतलब कोई एक्शन डन एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी और प्रोमिसी, कोई भी ऐसा एक्ट जो डिजायर पे थर्ड पार्टी और प्रोमिसी की, इज नॉट ए कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन को वैलिड बनाना है, अच्छा बनाना है, तो कंसिडरेशन हमेशा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होगा, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होगा। अगर कंसिडरेशन थर्ड पार्टी या प्रोमिसी की डिजायर पे है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। समझ लो क्या? नहीं
समझे सर, समझे? तो भैया डिजायर होगा थर्ड पार्टी प्रोमिसी, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि पहले से एंजल ने बोल दिया कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली, प्रोमिसर ओनली। इसके अलावा समझो बेटा, आज मैं रास्ते से जा रहा हूं, मैंने देखा सामने सामने सामने, यहाँ सामने, आप देख नहीं पा रहे, मैं देख रहा सामने एक बूढ़ी अम्मा ऐसे ऐसे कमर पकड़ के, भाई बेचारी एजेड है, डंडी पकड़ के रोड में देख रही है। रोड में बहुत सारी गाड़ियां चल रही, तेज तेज तेज, कोई रुक नहीं, रेड लाइट है नहीं। और मैंने उनकी परेशानी देखी कि अम्मा परेशान है। आंटी जी जो है वो रोड क्रॉस करना चाहती है, बट उनकी थोड़ी फिजिकल बॉडी की कंडीशन के हिसाब से वो भाग नहीं सकती, एकदम से जल्दी से रोड क्रॉस नहीं कर सकती, उन्हें टाइम चाहिए। तो यार मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको पता है मैं कितना अच्छा हूं, दरिया दिल, मैंने बोला आंटी की हेल्प करूंगा। आज आंटी की हेल्प करे बिना घर नहीं जाऊंगा। और भाई साहब मैं भाग के गया, मैंने आंटी को गोद में उठाया, मैंने कहा आंटी आ जाओ, अम्मा को गोद में उठाया, दादी अम्मा को, और दादी अम्मा को रोड पार करवा दी। समझ लो, दादी अम्मा को रोड पार करवा दी। दादी अम्मा ने कुछ बोला नहीं मुझे, दादी अम्मा ने कुछ बोला ही नहीं मुझे, मैं सीधा गया, मैंने दादी अम्मा को गोद में उठाया, भाई साहब मैं भाग गया रोड के पार। और जैसे रोड के पार पहुंचा, मैंने दादी को उतारा, मैंने कहा दादी 500 रुपए लाओ, 500 रुपए। बेटा दादी ने अपनी छड़ी से जो लठ बजाए, जो सूता, मतलब क्या मारा। दादी अम्मा कह रही एक तो तूने हेल्प करी, पहला पॉइंट, क्या मैंने तेरी हेल्प मांगी थी? अरे मैं तो रोड क्रॉस कर लेती, क्या मैंने बोला था रोड क्रॉस कर? तूने अपने आप सर्विस दी ना। अरे तूने अपने आप सर्विस दी ना, इसे बोलते हैं वॉलंटरी सर्विस। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी सर्विस, या फिर ऐसी सर्विस जो आपने बिना मांगे दे दी। अरे मैंने बोला क्या रोड पार करा? मैं तो भैया छड़ी से जा ही लेती, तू आया अपने पास, गोदी में उठाया, रोड पार करा दी। तो कह रहा तू तो वॉलंटरी है। क्या यहाँ पे अम्मा कह रही क्या मेरी डिजायर थी? मैंने बोला था क्या रोड पार करा दे, 500 रुपए दूंगी। कैसे रे तेज बन रहा है, अपने को लॉ पढ़ा रहा है, अपने को बदमाश है अपन। दादी ऐसे बोल रही है। बेटा अगर आप कोई एक्ट वॉलंटरी कर रहे हो, पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि भैया अगर प्रोमिजी या एनी अदर पार्टी की कोई भी डिजायर पे कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई भी एक्ट करते हो विच इज वॉलंटरी, अपनी इच्छा से कर दिया, कोई सर्विस ऐसी दे दी जो सामने वाला मांग नहीं रहा, आपने अपनी इच्छा से दे दी। लेट्स अज्यूम यहाँ पे बेटा मैं जो है फॉर एग्जाम्पल आपसे लॉ के चार्जेस पे कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा लॉ का कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है। बट इन केस फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट आता है और मैं उससे लॉ के चार्जेस पे करता हूँ। मैंने बोला भैया 1000 रुपीज आपकी फीस है और आप मुझे 1000 रुपीज पे करिए और मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा। अब इसके साथ बेटा मैंने उस जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मेरे काफी स्टूडेंट है जिन्हें कुछ अदर कॉन्सेप्ट में डाउट है, लेट्स अज्यूम उन्हें अकाउंट में डाउट है, लेट्स अज्यूम मुझे मैथ्स में डाउट है, लेट्स अज्यूम अगर आपने मेरे चैनल को थोड़ा सा देखा होगा तो मैं इकोनॉमिक्स और लॉ दोनों पढ़ाता हूँ, तो उन्हें इकोनॉमिक्स में डाउट है। अब वो मेरे से लॉ पढ़ने आए हैं, उन्होंने फीस मेरे को लॉ की पे करी है, बट समझो यहाँ पे मैंने खुद से, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बताया हाँ इनको पढ़ा दे, मैंने खुद से देखा बच्चे को अकाउंट्स में डाउट है और मैं खुद से उसकी हेल्प करने चला गया और मैंने उसे सॉल्व करके बता दिया, बेटा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये जो एक्ट है जो मैंने करा, इसके बदले बताने के बाद मैं उससे कंसिडरेशन मांग रहा हूँ। मैं कहूंगा भाई देख मैंने तेरे को हेल्प करी, अब तू मुझे बदले में पैसे दे, क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ? वो कहेगा सर मैंने थोड़ी बोला था हेल्प करने को, आप तो खुद अपनी इच्छा से आ रहे हो ना। तो अगर आप कोई एक्ट वॉलंटरी कर रहे हो या कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जो सामने वाला मांग नहीं रहा, आप अपनी इच्छा से दे दिए, एज ए ह्यूमन बीइंग हेल्प कर दिए, उस केस में इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अरे समझो ना, जब तक प्रॉमिसर अपनी डिजायर नहीं बताएगा, आपको उसकी डिजायर को फुलफिल करना है। अब आप अपनी डिजायर को फुलफिल कर रहे हो या उसने बोला नहीं बट स्टिल आप उसके बिना बोले हेल्प कर रहे हो, वो कंसिडरेशन नहीं है। और वो कंसिडरेशन नहीं है जब आपने कुछ दिया ही नहीं, तो क्या आप बदले में कुछ कंसिडरेशन रिसीव करोगे? आंसर इज नो। तो यहां पे पहला पॉइंट कह रहा है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। उसके बाद उसने बोला कह रहे कोई भी एक्ट डन हुआ वॉलंटरली, वॉलंटरली मतलब इच्छा से, बिना मांगे, और सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई विदाउट एनी रिक्वेस्ट, मतलब सामने अम्मा ने बोला नहीं था मैंने दे दी, डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन, डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन। सर मतलब कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पे होगा। अगर आपने कोई वॉलंटरी सर्विस दी है या कोई सर्विस दी है विदाउट एनी रिक्वेस्ट, उस केस में वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। और पॉइंट नंबर 3, जो कंसिडरेशन है अगर वो डिजायर पे है प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन की, तो वो भी कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। 3 क्रक्स निकले, 3 क्रक्स।
पहला पॉइंट बता रहा हूं, सबसे पहली बात क्या है कि जो कंसिडरेशन है वो हमेशा एट द डिजायर ऑफ द क्या होगी, प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द क्या होगी, प्रोमिसर। नंबर 2, कोई भी वॉलंटरी एक्ट हुआ या कोई भी सर्विस दी विदाउट आस्किंग, क्या वो कंसिडरेशन है? आंसर इज नो। नंबर 3, अगर आपने डिजायर पे, प्रोमिस या एनी अदर पर्सन पे काम करा, डिजायर किसके? प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, क्या वो कंसिडरेशन है? नो, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। तो ये आपका पहला एलिमेंट खत्म हुआ और मेजर बात ये है डिजायर हमेशा प्रोमिसर की होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि मिस्टर ए जो है वो सेव करते हैं मिस्टर एस के गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। मतलब भैया एस के जो गोडाउन है, गुड्स है, वो रखे हुए गोडाउन में और वहां पे आग लग जाती है, आग, फायर, और ए को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, बट वो फटाफट जाता है भाग के और गुड्स को बचा लेता है। अब ए जो है बाद में इससे बोल रहा है कि भैया 1 लाख रुपए हो गए, कह रहा है मैंने तेरे 1 करोड़ के गुड्स बचा लिए आग से, 1 लाख रुपए मुझे तो दे दे, मैंने तो तुझे दे दी सर्विसेज, अब मुझे तो कंसिडरेशन दे। भैया एस क्या कहेगा? भाई कैसे? कह रहा भाई मैंने क्या सर्विसेज आपसे मांगी थी? आपसे सर्विसेज मांगी थी, आपने वॉलंटरी दी ना, खुद से दी। अरे मेरी डिजायर पे दी क्या? ना, खुद से दी। अरे वॉलंटरी और सर्विस रेंडर विदाउट एनी रिक्वेस्ट, क्या कंसिडरेशन है? आंसर इज नो। तो ऐसा कहेगा जब आपने मेरे को कंसिडरेशन नहीं दी तो आप मेरे से इन रिटर्न कैसे कुछ मांग सकते हो? समझ लो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पॉइंट हमें क्लियर होता है और पहली कंडीशन भी हमारी इसी के साथ डन होती है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, जो आपको पता है, कह रहे कंसिडरेशन में। अब अगर आप वर्ड पे जाओ बेटा, में बोला है, में क्यों? में डिनोट करता है ऑप्शनल को, लिख लेना ऑप्शनल। कह रहे कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी मूव कर सकता है या किसी एनी अदर पर्सन से भी मूव कर सकता है। में लिखा है, कह रहा प्रोमिसी देना चाहे प्रोमिसी दे दे, अगर लिखा मस्ट, इसका मतलब प्रोमिसी ही देगा सिर्फ। बट क्या फर्क पड़ता है यार, मैं आपको लॉ के लेक्चर्स दे रहा हूं, बदले में आपको 1000 रुपीज फीस पे करनी है, अब आप पे करो, पापा से लाओ, मम्मी से लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पे करे ना, मुझे तो फीस से मतलब है। तो क्या है, कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी भी पे कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई एनी अदर पर्सन भी पे कर सकता है, अपने को दिक्कत नहीं है। बस पहली कंडीशन क्या होती है, कंसिडरेशन की जो डिजायर है वो प्रोमिसर की होगी, ना प्रोमिसी की, ना एनी अदर पर्सन की, ना वॉलंटरी कोई एक्ट है वो कंसिडरेशन, वो सब कुछ नहीं होगा। डिजायर होनी चाहिए प्रोमिसर की, तब कंसिडरेशन होगी। नंबर 2, कंसिडरेशन जो मूव करेगी या तो वो प्रोमिस से कर जाए या एनी अदर पर्सन से कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ड लिखा है मे स्टैंड फॉर ऑप्शनल, यहां पे वर्ड था मस्ट स्टैंड फॉर कंपल्सरी और मैंडेटरी। तो सेकंड पॉइंट ने बस सिंपल सी बात बोली, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका बेटा एक बहुत फेमस केस लॉ है, और केस लॉ का आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे, केस लॉ का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक केस लॉ हुआ था, जहां पे कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो इसी बेसिस पे दी थी कि कंसिडरेशन में भी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जब मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा क्या हुआ था, तब आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, चिनैया वर्सेस रमैया, थोड़ा इसको समराइज फॉर्म में करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि, बट मैं समराइज फॉर्म में बताता हूँ क्या था। बेटा यहां पे ना, ये जो है ना, ये एक ओल्ड लेडी, थोड़ी बीमार और काफी ज्यादा एजेड ओल्ड है भाई, और ऐसी कगार पे है अपनी लाइफ पे जो भैया बस टिकट कटने ही वाला है, मतलब समझ जाओ। अभी जो ओल्ड लेडी है ये काफी ज्यादा बीमार है, और काफी ज्यादा बीमार होने के चलते इन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास, इन्होंने क्या करा, यार काम करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। और ये जो ओल्ड लेडी है, इन्होंने ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करी क्या, प्रॉपर्टी एज गिफ्ट, और वो भी किसको बेटा, किसको करेगा, ऑब्वियसली अपनी डॉटर को। तो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा ओल्ड, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी एज गिफ्ट अपनी डॉटर को। बोला मैं जब भी पूरे अपने होश आवाज में बोल रही हूं, जब भी अपन निकलेंगे, अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी जो सारी जो भी चीजें हैं
वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉटर को बिलोंग करेगी, और ऐसा बिल लिख के गिफ्ट के तौर पे अपनी डॉटर को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे को लगता है एकदम क्लियर है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा। अब समझना प्रॉब्लम क्या है। ओल्ड लेडी ने ना बस उस विल में एक कंडीशन लिख दी थी, वो जो विल प्रॉपर्टी जा रही है, डॉटर की है प्रॉपर्टी, ओनरशिप वगैरह सब एंजॉय करेगी, लेकिन उसने एक कंडीशन लिख दी थी। ओल्ड लेडी ने बोला था कि यार जब मैं बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी ना, तब मेरा जो ब्रदर है, मेरा ब्रदर मतलब इसका क्या हो गया, इसका मामा हो गया, मामा जी, अंकल, कह रहे मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मतलब उसने मेरी बहुत ज्यादा टेक केयर करी थी, बहुत अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रखा था, और मैं इतने साल जी पाई। इसका एक और रीजन जो है वो मेरा ब्रदर है, तो वो भी एजेड है, उसका तो कोई बेबी भी नहीं है, तो हम जो है एक काम करेंगे, सारी प्रॉपर्टी तो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूं, बट इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में उन्होंने एक क्या लगा दी बेटा, कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी? कंडीशन। और कंडीशन ये थी कि डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और इन रिटर्न जो डॉटर है वो अंकल को एक एन्युटी अमाउंट पे करेगी। एन्युटी मतलब आप समझ ना, एक अमाउंट पे करेगी, मतलब हर महीने इतना अमाउंट देना है, ताकि जो इनके एक्सपेंसेस है ना भाई, इनकी भी तो जो कोई काम थोड़ी करेंगे, तो इनके बेसिक जो लाइफ की नेसेसिटीज है वो एक तरह की इनकम आ जाए, और वो उससे अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर ले। तो सीन ये रहा, ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपनी डॉटर को, उस प्रॉपर्टी में एज अ गिफ्ट ट्रांसफर करा सारा का सारा डॉटर को बस एक कंडीशन दे दी कि इस प्रॉपर्टी जो जा रही है आपको, इस प्रॉपर्टी में कंडीशन है कि आप जो है अपने अंकल को, इन अंकल को मेंशन कर दिया, आप इन अंकल को अपनी जो है प्रॉपर्टी में जितना भी कुछ पर्टिकुलर एक मंथली अमाउंट होते हैं, लेट्स से 30,000 की एन्युटी आप हर मंथली बेसिस पे पे करते रहोगे। किसको जी? अंकल जी को। और इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, जो ये है ओल्ड लेडी, इनकी डेथ हो गई, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई किसको? आज जैसा बिल में लिखा था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई गिफ्ट में डॉटर को। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई और एक महीना बीता, अंकल जी सोच रहे हैं, अंकल जी वेट कर रहे हैं, अंकल जी टाइम देख रहे हैं, कह रहे पैसे आने वाले होंगे 30,000 एन्युटी के, मेरी बहन ने अपनी डॉटर को इंस्ट्रक्शन दी थी, वेट कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अंकल जी को समझ नहीं आ रहा, भैया जो मेरा बिल के हिसाब से एन्युटी का अमाउंट है वो डॉटर अभी तक मेरे को दे क्यों नहीं रही। तो अंकल जी जो है वो आते हैं डॉटर के पास, अंकल जी आते हैं डॉटर के पास, और वो कहते हैं डॉटर को कि भैया आपकी मदर ने जाते हुए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसमें मेरा एक एन्युटी का राइट था 30,000 का, 3 मंथ्स हो गए अभी तक मुझे 90,000 की अमाउंट क्यों नहीं पे हुई। तो यहां पे जो डॉटर वो बेटा रिफ्यूज कर देती है टू पे दी अमाउंट। डॉटर जो है रिफ्यूज कर देती है टू पे दी अमाउंट। कह रहे भैया कौन से पैसे, काय बात के पैसे। अंकल जी कह रहे पागल हो गया, अरे तेरी मदर ने बिल लिखी थी 30,000 की एन्युटी पे करनी थी। डॉटर ने बोला रुको मैं बता रही हूँ, कह रही बिल लिखी थी 30,000 की एन्युटी भी देनी थी, समझ आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके और मेरे बीच में, डॉटर को इसको हटाओ, लेडी को, डॉटर कह रही है आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है वैलिड, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड। अंकल कह रहे हाँ वैलिड है, वो देखना बिल लिखी है। डॉटर का ना, डॉटर ने कहा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको 30,000 की एन्युटी पे कर रही हूं, अभी कर रही हूं, आज से कर दूंगी, लेकिन इन रिटर्न 30,000 मैं आपको दे रही हूं, इन रिटर्न आप मेरे को क्या दे रहे हो, ये क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो मेरी बात। डॉटर ने एन्युटी देने से रिफ्यूज कर दिया, ये ऑब्जेक्शन उठा के कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं तो अंकल को 30,000 दे दूंगी, बट डॉटर के लिए कंसिडरेशन क्या है, ऐसा डॉटर बोल रही है। डॉटर बोला मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मेरे को तो रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा ना, और मैंने तो लॉ में पढ़ा था रोहित से कि भैया रूल्स ऑफ डायरेक्ट कंसिडरेशन में कि अगर आपको रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा, कंसिडरेशन नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो नो कंसिडरेशन मींस नो कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो मैं काय बात के पैसे दूं भाई, मजाक चल रहा है यहाँ पे। ऐसा करके डॉटर जो है, डॉक्टर कह रहा हूं, डॉटर ने जो है अंकल को निकल लो अब ऐसे करके भगा दिया। अब अंकल को बुरा लगा, अंकल गए कोर्ट में, अंकल कोर्ट में पूरा सिनेरियो बताए कि भैया ओल्ड लेडी मेरी बहन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है बिल में डॉटर को एज गिफ्ट, अपनी कंडीशन बताती है कि भैया एन्युटी पे करनी है अपने मामा जी यानी मुझको,
लेकिन डॉटर जो है वो लॉ के प्रोविजन बता बता के मुझे डरा रही है। मुझे तो लॉ की नॉलेज नहीं है। सरकार आप लोग तो महारथी हो लॉ के, कोर्ट में बैठे हो, ठीक है ना। माय लॉर्ड आप कुछ बताइए। अब माय लॉर्ड ने पकड़ लिया ये वाला प्रोविजन और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि डॉटर आपको एन्युटी हर मंथ 30,000 की पे करनी है, हर मंथ 30,000 की एन्युटी पे करनी है। और इस लॉजिक पे दिया कि यहां पे देखो आप तो इन्हें 30,000 पे कर रहे हो, इनको 30,000 मिल गए। अब आपका ऑब्जेक्शन क्या है कि अंकल रिटर्न में क्या पे कर रहे हैं ना, तो बेटा अंकल की जो कंसिडरेशन है वो आपकी मदर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके ऑलरेडी दे दी। मतलब डॉटर को कह रहे हैं भैया देख रीड कर, यहां पे कह रहे हैं जो आपको कंसिडरेशन मिलेगी या तो वो प्रॉमिस जी से मिल जाए या फिर वो एनी अदर पर्सन से मिल जाए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, मतलब आप जो 30,000 दे रहे हो उसके रिटर्न में जो कंसिडरेशन है ना वो अंकल नहीं दे रहे, वो अंकल के बिहाफ पे मदर ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके ऑलरेडी दे दी है। तो भैया आपको तो कंसिडरेशन मिल गई ना। करी नहीं अंकल ने थोड़ी दी, अरे वो कह रहे अंकल दे या कोई भी दे, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। अरे मिली प्रॉपर्टी आपको, वो कह रहे हाँ प्रॉपर्टी तो मिल गया है, तो बेटा अंकल को 30,000 पकड़ाओ। और यहाँ पे सेकंड प्रोविजन को अप्लाई करते हुए, ये वाले प्रोविजन को अप्लाई करते हुए लॉ ने जजमेंट दिया कि आपको 30,000 की रीपेमेंट करनी है एन्युटी की हर मंथ। 90,000 ड्यू है वो तो, और नेक्स्ट मंथ 30,000 टाइम टू टाइम देना। फालतू बात नहीं, समझ आ रही है आपको? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? दो एसेंशियल एलिमेंट बता दिए अगर कंसिडरेशन को वैलिड बनाना है। नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या अगर कोई एक्ट वॉलंटरी करा गया या कोई सर्विसेज अपनी इच्छा से दे दी विदाउट एनी रिक्वेस्ट, क्या वो कंसिडरेशन है? नहीं। अगर कोई कंसिडरेशन डिजायर पे तो है बट प्रोमिसर की नहीं, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन की डिजायर पे है, क्या वो कंसिडरेशन वैलिड है? आंसर इज नहीं। रूल नंबर 2 बताया। रूल नंबर 2 कह रहा है कंसिडरेशन मे बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है वो चाहे प्रोमिसी दे या कोई भी पर्सन दे, दोनों ही वैलिड है। और इसमें फेमस केस हुआ बेटा चिन्नैया वर्सेस रमैया, बहुत फेमस केस हुआ है चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, तो आई होप 2 पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो, मस्त चौकस। और अपन आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल है, कंसिडरेशन में, फिर से ऑप्शनल वर्ड लगाया उसने, कह रहा कंसिडरेशन में भी पास्ट, मे बी प्रेजेंट और मे बी फ्यूचर। क्या यह बात आपको मैंने ऑलरेडी बताई नहीं डेफिनेशन में? बताइए सर। तो मैंने बोला 3 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी बताए। पहला, डिजायर किसकी? प्रोमिसर। मूव कहां से हुआ? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मूव कहां से हुआ? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है? कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 3 एसेंशियल तो आप डेफिनेशन याद कर लो, आपके ऑटोमेटिकली 3 रूल्स अपने आप याद हो गए। 3 रूल्स अपने आप याद हो गए। ठीक है, तो ये 3 रूल तो सेम थे, ये 3 रूल तो सेम थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 4। और यहां से कुछ थोड़ी नई बातें हैं, और जो इतनी कुछ नई नहीं आपको पता है ऑलरेडी। कह रहे कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। समझना, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, या ऐसे भी हो सकता है कंसिडरेशन मे नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट। पहली बात, ये जो एडिक्वेट वर्ड है, ये जो एडिक्वेट वर्ड है बेटा, एडिक्वेट का मतलब होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट। एडिक्वेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है सफिशिएंट। तो बोला कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट, सफिशिएंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त, अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट या सफिशिएंट नहीं है तब भी वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा चलेगा। कह रहा है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन को वैलिड बनने के लिए एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। सर सफिशिएंट एडिक्वेट समझ आ गया, पर मतलब क्या? सर एग्जांपल दो ना बेटा, समझो। आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एक्सपोजर करते हो। एक पर्सन है मिस्टर ए, इनके पास एक कार है। अब ये जो पर्सन है, ये कार जो है सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम ये कार सेल हो रही है, मतलब यहां से कार गई, तो मिस्टर बी जो है उसके रिटर्न में क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। अब आप समझना, मिस्टर ए की गाड़ी सेल हो रही है बी को, तो यहां पे इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। और ये जो पेमेंट कर रहा है, लेट्स अज्यूम पेमेंट कर रहा है 3 लाख रुपीस की, तो यहां पे इसके लिए कंसिडरेशन क्या बेटा?
3 लाख। अरे यस और नो? यस सर। बेटा जरूरी नहीं है कि ये जो कार मिली है या जो ये 3 लाख रुपए मिले हैं ये सफिशिएंट या एडिक्वेट हो। सर क्या मतलब? इसमें दो केस हो सकते हैं। बेटा मान लीजिए जो कार की मार्केट वैल्यू एक्चुअल में है ना, एक्चुअल में वो है 3,50,000। मिस्टर ए ने बोला भाई मैं तो गाड़ी बेचूंगा 3.5 लाख में, लेकिन बी जो है ना वो बहुत नेगोशिएशन में अच्छा है। मास्टर आदमियों से नेगोशिएशन ऐसा करा, इतना बढ़िया नेगोशिएशन करा जैसे सरोजनी नगर में लड़कियां करती है। आपको पता है कितना तगड़ा नेगोशिएशन करती है भाई साहब? 100 की चीज 20 रुपए में, 1000 की चीज 200 रुपए में, इतना तगड़ा नेगोशिएशन। तो ए की जो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है एक्चुअल में जो जितना उसकी गाड़ी वर्थ रखती है फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज रुपीज 3,50,000। उसने 3,50,000 की गाड़ी से दे दी, मतलब इसको गाड़ी मिली है 3.5 लाख की, लेकिन इसके बदले इसने पे कितना करा? सिर्फ 3 लाख, क्योंकि इसने नेगोशिएशन अच्छे करा। कह रहे सर आप इतने अच्छा आदमी हो सर, इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो सर, आप तो ऐसी 10 गाड़ियां खरीदोगे सर, मेरी ये पहली गाड़ी है, 3.5 लाख रुपए मेरे कॉस्टली है सर, 3 लाख रुपीज सर, इसके बाद मैं इसमें ये कराऊंगा सर, मुझे तो 3.5 की है। ऐसे करके लपेट दिया भाई, और ऐसी बातों में लपेटा कि 3.5 की गाड़ी उसने 3 लाख में दे दी। अब समझो क्या यहाँ पे ए को जो कंसिडरेशन मिली है वो सफिशिएंट है, मतलब उसने गाड़ी दी 3.5 की, लेकिन उसे रिसीव हुए 3 लाख। ऐसा वाइसा वर्सा भी हो सकता है। मान लो भाई गाड़ी जो है उसकी मार्केट वैल्यू 2-2.5 लाख नहीं है भाई, कुछ फॉल्ट है उस गाड़ी में, अब आपको फॉल्ट दिखा नहीं, 2.5 लाख की वैल्यू थी और आपने सेल करी और आपने 3 लाख रुपए दे दी। अब आपको जो गाड़ी मिली है वो 2.5 लाख की है, पैसे आपने पे 3 लाख कर दिए। तो क्या कंसिडरेशन जो एक्सचेंज हो रहा है क्या वो एडिक्वेट हो तभी कंसिडरेशन वैलिड होगा? आंसर इज नो। सर कई बार ऐसा होता है कि आप 3 लाख का सामान 2.5 लाख में ले रहे हो, कई बार ऐसा होता है 3 लाख के बदले 3.5 लाख रुपए देकर आ रहे हो, तो कंसिडरेशन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। नेगोशिएशन इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, उसे सफिशिएंट ऐसा नहीं होती कि 3.5 के बदले 3.5 लाख का ही सामान मिलेगा तभी वैलिड है, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। इसलिए पॉइंट बना कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। सफिशिएंट है अच्छी बात है, अगर इनसफिशिएंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा अपने को। नीड नॉट टू बी, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर रीड करोगे तो बोला है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू का नहीं होनी चाहिए कि आपको 3.5 लाख रुपए तो आप 3.5 ही दोगे, ऊपर नीचे चलेगा। इसका मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन, मतलब जो आप दे रहे हो जरूरी नहीं उतने ही अमाउंट का आपको रिटर्न मिले, उससे ऊपर नीचे ये वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी और बिना किसी प्रॉब्लम के आप करवा भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट डन करे हमने, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करेंगे। अगर सर हमें कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कंसिडरेशन को लॉफुल चाहिए। कंसिडरेशन कैसे होनी चाहिए? लॉफुल। अब कंसिडरेशन वैलिड या लॉफुल कब बनेगी? तो उसकी हम हेडिंग पता है, रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। तो उसमें बड़ी सिंपल सी बातें बताई आपको। 4 पॉइंट अभी हमने डील करे, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, जल्दी से उन्हें भी देखेंगे। 4 पॉइंट। नंबर 1, कंसिडरेशन हमेशा किसकी डिजायर होगी? प्रोमिसर। कंसिडरेशन हमेशा किसकी डिजायर होगी? एट दी प्रोमिसर। वॉलंटरी सर्विस दी है, कंसिडरेशन नहीं है। प्रॉमिस या थर्ड पार्टी की डिजायर पे है, कंसिडरेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन जो है वो मूव करेगी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसके अलावा केस लॉ इसमें क्या था? चिनाया वर्सेस रमैया। पॉइंट नंबर 3, कंसिडरेशन पास्ट हो सकती है क्या? यस सर। कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकती है क्या? यस सर। कंसिडरेशन फ्यूचर हो सकती है क्या? यस सर। और लास्ट पॉइंट नंबर 4 बताया सर, कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट, मतलब जरूरी नहीं है जितने का आप सामान दो उसके बदले एग्जैक्ट उसी वैल्यू आपको रिटर्न में मिले, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। 4 पॉइंट। डिजायर प्रोमिसर की होगी, मूव प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से करेगा। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। और कंसिडरेशन मे नॉट बी एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन चारों पॉइंट में आपको कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। जल्दी से आप नोट करेंगे, समझेंगे, कोई रीड देंगे, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अदरवाइज 3 और पॉइंट रिमेनिंग है, टोटल 7 पॉइंट्स है। 4 हुए, 3 पॉइंट फटाफट करते हैं और ये टॉपिक भी अपना डन करते हैं। फटाफट नोट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा क्लियर हो गया हो। अभी तक हमने जो है कंसिडरेशन को वैलिड बनाने के लिए
4 पॉइंट्स को अपन लोगों ने डन कर लिया है। 4 पॉइंट्स कौन कौन से सर? अगर मैं बात करूं, नंबर 1 जो है आपका बेटा क्या हो गया, आपका कंसिडरेशन जो है वो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए, वॉलंटरी हुआ, विदाउट आस्किंग ऑफ सर्विसेज, आपने खुद से दे दिया, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। नंबर 2, कंसिडरेशन मूव करेगा फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, केस लॉ कौन सा है? चिनैया वर्सेस रमैया। पॉइंट नंबर 3 बात करूं, कंसिडरेशन जो है वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है एंड फ्यूचर हो सकता है। नंबर 4 की बात करूं, कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट या कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब जरूरी नहीं है जो वैल्यू आप दे रहे हो सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू आपको रिटर्न में आए, वो ऊपर नीचे हो सकता है, एडिक्वेट सफिशिएंट ना भी हो तो चलेगा। 4 पॉइंट फिर से बोलेंगे, जल्दी से फिर से बोलो बेटा। डिजायर पे किसका होगा? डिजायर ऑफ दी प्रोमिसर। मूव कहां से करेगा? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पॉइंट नंबर 3, पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है, यस सर। और पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। तो मेरे हिसाब से ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 3 पॉइंट और बचे, जल्दी से देखते हैं, फटाफट देखते हैं पॉइंट। हेडिंग रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन का पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 आपसे बोल रहा है, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड one is legally bound to perform is not consideration। कह रहा है एक ऐसी परफॉर्मेंस जो करने के लिए पर्सन लीगली बाउंड है पहले से ही, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। इसका मतलब कंसिडरेशन को वैलिड बनाना है तो मैं ये बोल दूं घुमा के कि भैया आप उस एक्ट को करने के लिए लीगली बाउंड नहीं होने चाहिए। सर क्या बोल रहा है सर, समझ नहीं आया। बेटा समझो, पहले वर्ड समझो। कह रहा है कंसिडरेशन में रूल बोला, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस एक ऐसे एक्ट की जो एक व्यक्ति पहले से ही बाउंड है परफॉर्म करने के लिए, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। सर एग्जांपल दोनों सर तभी समझ आता है सर, बिना एग्जांपल के तो सर कुछ मजा ही नहीं है। सर बिना एग्जांपल के तो सर ऐसे है जैसे उजली किरण। सर समझने की कोशिश करना बेटा। मान लीजिए इसका एग्जांपल दे रहा हूं, उधर दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस यहां पे थोड़ा। बेटा मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम यहां पे एक मिस्टर ए है, और मिस्टर ए जो है उनका जो सन है, उनका सन वो मिसिंग हो जाता है। मतलब मिस्टर ए का जो सन है वो भैया गायब हो चुका है, और गायब हुए हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। 3 दिन से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई लड़का कहां भागा है, समझ रहे हो ना, गायब हो गया। अब ऐसे केस में मिस्टर ए जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं, और जनरल ऑफर देते हैं। जनरल ऑफर समझो, जो जनरल पब्लिक एट लास्ट को देंगे और कोई भी बंदा उसकी एक्सेप्टेंस ले सकता है। तो उन्होंने जनरल ऑफर दिया कि भैया मेरा जो सन है वो है मिसिंग, और जो इसको ढूंढ के लाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, फोटो सब दे दिया, आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे ऐसा एडवर्टाइजमेंट। जो उसको ढूंढ के लाएगा उसे मैं 10 लाख का प्राइस दूंगा, 10 लाख का प्राइस दूंगा। मतलब यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। मिस्टर ए बोल रहा है कि भैया मेरे को रिटर्न में जो कंसिडरेशन चाहिए वो आप मेरे सन को लेकर आ जाओ ढूंढ के। मिस्टर ए के लिए तो कंसिडरेशन क्या है, उसका सन मिलेगा, और जो उसको सन लेकर आएगा जो उसके लिए, वो मिस्टर ए प्रॉमिस कर रहा है कि भैया सन के आते आपको 10 लाख कैश पे करूंगा। मतलब मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया मेरा सन, और आपको मैं जो कंसिडरेशन दूंगा वो होगा 10 लाख रुपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब समझना बड़े ध्यान से। ये एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो इस सन को लेकर आते हैं। एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, सन मिल गया, सन को लेकर आए। तो बेटा मिस्टर एक्स ने क्या ए को कंसीडरेशन दे दी, एक ही कंसीडरेशन दे दी? आंसर इज यस। बड़े ही गौर से सुनेंगे। केस बता रहा हूं, केस नंबर 1 में सन को मिस्टर एक्स ढूंढ कर लाए, तो मैं अज्यूम करूंगा मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को कंसीडरेशन दे दी, मतलब सन लौटा दिया, और इन रिटर्न एज प्रॉमिस ए को इसकी कंसीडरेशन देनी पड़ेगी विच इज 10 लाख रुपीज। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? एब्सोल्युटली यस। क्योंकि अगर मिस्टर एक्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के उसके सन को देते हैं वापस, तो ए को कंसीडरेशन मिल गई और ए को रिटर्न में मिल गया, तो उसे भी रिटर्न में 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर ये पॉइंट ये बोल रहा है ना, आप समझो।
मान लीजिए मिस्टर एक्स की जगह यही काम जो है सन को लेकर जो आया वो पुलिस लाई होती है। सन को जो लेकर आया वो कौन लेकर आया? पुलिस लेकर आई सर, पुलिस लेकर आई। क्या अब मिस्टर ए को जब इन्होंने सन दिया तो वो कंसिडरेशन ट्रीट होगा? और अगर कंसिडरेशन ट्रीट होगा तो क्या पुलिस वाले 10 लाख रुपीस की कंसिडरेशन ए से डिमांड कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। अगर यही एक्टिविटी पुलिस वाले अंकल ने परफॉर्म करी, अगर मिस्टर एक्स परफॉर्म कर रहा था, दैट इज कंसिडरेशन। क्योंकि भैया मिस्टर एक्स का लोगों के बच्चों को ढूंढ के लाने का काम नहीं है। कह रहा भैया मैंने बिजनेस थोड़ी खोला है, जिसका बच्चा खोया लेकर आओ, ले भाई तेरा बच्चा 10 लाख रुपीस। मिस्टर एक्स कह रहा मेरा कोई ड्यूटी थोड़ी है, मैं लीगली बाउंड थोड़ी हूँ काम करने के लिए। भैया मैंने तो ऑफर पड़ा, मुझे मिल गया, मैं ले आया, मतलब मैंने आपके लिए कंसिडरेशन करी, आओ मुझे 10 लाख रुपए दो। लेकिन अगर मिस्टर एक्स की जगह मैं पुलिस को रिप्लेस कर दूं तो बेटा पुलिस जो है ऐसे काम करना उनकी ड्यूटी है। मतलब पुलिस वाले अंकल जो है वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है एक्ट करने के लिए, लीगली बाउंड। मतलब उन्हें ये कंसिडरेशन मिले ना मिले, भैया उनको तो सैलरी मिल रही है और यही काम करने की ना, तो उनकी तो लीगल बाउंडेशन है, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हो जिसके लिए आप ऑलरेडी लीगल बाउंड हो, तो क्या वो कंसिडरेशन दे रहे हो आप? और उसके बदले क्या आप प्राइस चार्ज कर सकते हो? आंसर इज नो। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडरेशन। सर समझो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी XYZ इंस्टीट्यूट में एज एम्प्लॉय लगा हूं, मुझे वहां से सैलरी मिलती है और उनके स्टूडेंट्स को मुझे लॉ पढ़ाना है। लेट्स अज्यूम, ठीक है, मुझे वहां से सैलरी मिली है, मुझे उनके स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ाना है। अब यहाँ पे मैं आपसे स्टूडेंट से कोई एडिशनल चार्ज कमांड कर सकता हूँ कि यार मैं तो तुम्हें देखो लॉ पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, लॉ फटाफट 100 रुपए एक्स्ट्रा लाओ भैया, चंदा इकट्ठा करेंगे अपन। कैसा कर सकता हूँ? आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई कंसिडरेशन ही नहीं दे रहा, और जब मैं आपको कंसिडरेशन नहीं दे रहा तो मैं आपसे कंसिडरेशन 100 रुपीज कैसे ले लूं? सर क्यों नहीं कंसिडरेशन दे रहे? सर लॉ तो पढ़ा रहे हो। बेटा लॉ पढ़ाना तो मेरी एज अ एम्प्लॉय वहां पे ड्यूटी है ना, मैं वहां का एम्प्लॉय हूं और मैं लीगली बाउंड हूं कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा। और वो कंसिडरेशन नहीं है तो मैं रिटर्न में कुछ मांग भी नहीं सकता। अच्छा, लेकिन इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाओ, मुझे वहां पे एम्प्लॉय रखा है लॉ के लिए, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, वो कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि वो मेरी ड्यूटी ऑलरेडी। लेकिन आप में से कुछ बच्चों को लेट्स अज्यूम अकाउंट्स या मैथ्स या इकोनॉमिक्स में कोई डाउट आया और आपने कहा सर आप ना हमें लॉ के साथ इतना अच्छा पढ़ाते हो सर, इतना अच्छा पढ़ाते हो सर, प्लीज सर लॉ के साथ अकाउंट्स मैथ्स और इको एक सब्जेक्ट तीनों पढ़ा दो सर, पूरा कोर्स पढ़ा दो सर, फाउंडेशन का पूरा कोर्स दे दो अपने को, सर आप ही पढ़ा दो। अब यहां पे मैंने बोला बेटा लॉ छोड़ो, मैं आपको मैथ्स इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स कोई भी सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्या अब आप इसे कंसिडरेशन ट्रीट करोगे? आंसर इज यस। क्योंकि अकाउंट्स मैथ और इकोनॉमिक्स पढ़ाना क्या मेरी लीगल फाउंडेशन है, मेरी क्या मेरी ड्यूटी है? ना, लॉ पढ़ाना मेरी लीगल फाउंडेशन है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय तो एज लॉ लगाऊ ना, तो जब तक मैं वो काम कर रहा हूं जिसके लिए मैं लीगल बाउंड हूं, वो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन मैं अपनी लीगल फाउंडेशन से ज्यादा या एक्स्ट्रा कोई वर्क देता हूं, जैसे मुझे लॉ पढ़ानी भाई, अब इसके अलावा अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा का कंसिडरेशन है। अगर मैं चाहूं और मैं बोल दूं भाई इसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, तो मेरे पास पूरा राइट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा फंडा निकल कर आया। भैया क्या बोल रहा है? कह रहा है पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। कह रहा है कोई ड्यूटी एग्जिस्ट कर रही है भाई, पुलिस वाले अंकल जी का काम ही यही है, तो वो ये काम करके कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी, उन्होंने कोई हमें कंसिडरेशन नहीं दी। ऐसे ही अगर मेरी ड्यूटी ऑलरेडी लॉ पढ़ाना है तो मैं आपको लॉ पढ़ा के कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं और उसके बिहाफ पे मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता, मुझे सैलरी मिल रही है उसके बिहाफ पे, समझो ना। तो क्या बोला? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। इसका मतलब सेकंड पॉइंट, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट by a person who is legally bound to perform the same cannot be treated as consideration for a contract। अगर परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, वो जो पर्सन है वो लीगली बाउंड है परफॉर्म करने के लिए, तो आप उसे कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करोगे।
क्रक्स में ये निकलेगा बेटा, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि अगर कोई काम करना आपकी ड्यूटी है एग्जिस्टिंग या आपकी लीगल बाउंडेशन है तो वो काम करना कंसिडरेशन नहीं होगा अनलेस लेकिन अगर आप उस बाउंडेशन से आगे बढ़कर काम करते हो, लॉ पढ़ाना ड्यूटी है, वहां तक लॉ पढ़ा रहा हूं, वो कंसिडरेशन नहीं है, तो मैं कंसिडरेशन दे नहीं रहा तो चार्ज भी नहीं कर सकता उसके लिए। लेकिन अगर मैं लॉ से हट के कुछ आगे बढ़कर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं या कुछ भी दे रहा हूं तो उस केस में फिर वो कंसिडरेशन होगा। और ये नीचे नोट के माध्यम से मैंने बताया, क्या बोले, बट वेयर अ पर्सन promised to do more than he is legally bound to do, जितना वो लीगली बाउंड है उससे ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है, such a promise provides a good consideration, तब वो कंसिडरेशन बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 जो है बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, मेरे हिसाब से आपको समझ आई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 बेटा कंसिडरेशन डिजायर पे होगी प्रोमिसर के, नंबर 2 मूव करेगी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब सफिशिएंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अपने को। पॉइंट नंबर 5 अगर किसी व्यक्ति की लीगल बाउंडेशन है या एग्जिस्टिंग ड्यूटी है किसी काम को करना, क्या वो कंसिडरेशन है? आंसर इज नो। लेकिन अगर वो अपनी लीगल बाउंडेशन से ज्यादा काम करता है या अपनी ड्यूटी को ज्यादा परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा आपके लिए, तब वो कंसिडरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको एग्जाम्पल नोट करना है इन केस तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल सा पॉइंट था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट मतलब कंसिडरेशन मस्ट का मतलब मैंडेटरी, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। सर मतलब मैंने बोला मैंने कहा बेटा आप में से जितने भी आशिक है उनके लिए मैंने बोला बेटा अगले महीने मस्त एकदम स्पेस पे जा रहा हूँ। इलॉन मस्क भाई है ना, उसने जरा बुलाया है काम से चाय वाय पे, तो मस्त एकदम स्पेस पे जा रहा हूँ भाभी जी के लिए, मतलब मेरी भाभी जी के लिए, तुम्हारी तो फिर मैंने कहा भाभी जी के लिए चांद सितारे मंगवाने बता दो, 1 लाख रुपए लूंगा, 1 लाख रुपए और चांद सितारे लेकर आऊंगा। चांद सितारे वो वाले नहीं, बचपन में अपन चांद सितारे खाते थे, वो चांद मीठे, वो सितारे खट्टे होते थे, चांद मीठे, वो वाले नहीं बोल रहा मैं। चांद सितारे कौन से स्पेस में जो ऊपर लग रहे होते हैं। मैंने कहा भाई साहब ऊपर जा रहा हूँ इलॉन मस्क के साथ ट्रिप पे और वापस आते हुए चांद सितारे लाना, तो बता रहा हूँ भाभी जी के लिए 1 लाख रुपए लूंगा। अब देखो आप तो मुझे 1 लाख रुपए दे दोगे, बट जो मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूँ क्या वो रियल है? क्या वो रियल है? सर नहीं, दैट इज इल्यूजनरी, इम्पॉसिबल। क्या है भाई ये चांद सितारे कैसे लाओगे? मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए दो, मैं मुर्दे में जान डाल दूंगा, ठीक है ना? ये क्या है? दिस इज नॉट रियल, दिस इज इल्यूजनरी। तो भैया बोला कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। अगर कंसिडरेशन को वैलिड होना है तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। मतलब कंसिडरेशन को रियल होना पड़ेगा, इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं हो सकती। और इसी को एक्सप्लेन करा है, द कंसिडरेशन इफ कंसिडरेशन इज लीगली और फिजिकली impossible, which is not possible to perform, it is not considered as a valid consideration. तो मतलब कंसिडरेशन को रियल होना पड़ेगा एंड नॉट इल्यूजनरी होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कंसिडरेशन किसी भी लेवल पे रियल नहीं है, इल्यूजनरी है, इम्पॉसिबल है, उस केस में उसको हम वैलिड कंसिडरेशन ट्रीट नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट नंबर 7 कंसिडरेशन मस्ट, फिर से मस्ट आ गया। मस्ट का मतलब बेटा कंपल्सरी, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल या फिर इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अभी जो टर्म है ना अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन टॉपिक, आगे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 या 5 होगा आपकी बुक में, मॉड्यूल में आप देखोगे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है? तो उसमें हम ट्रीट करेंगे। बट मैं अभी बता दूं बेटा कंसिडरेशन कैसी नहीं, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए, मोरल होनी चाहिए, विद पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ पब्लिक होना चाहिए, ना कि अपोज टू पब्लिक। जैसे मान लो भैया अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया किडनैपिंग करवानी, जिस पड़ोसी का बच्चा फालतू बोले पड़ोसी के बच्चे उठा लेंगे अपन अब, और उसके बदले 10 लाख रुपए, जो बच्चा उठाने बताओ 10 लाख रुपए, मस्त एकदम वैन महंगे क्लोरोफॉर्म ये लगा के अंदर घुसा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो आपको कंसिडरेशन दे रहा हूँ दैट इज व्हाट, दैट इज अनलॉफुल, इमोरल, मोरल के अगेंस्ट जा रहा है। अपोज टू पब्लिक मतलब मान लो मैं आपको एक घर दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए, है ना, प्रोस्टिट्यूशन का काम है, उसमें मैं आपसे चार्जेस ले रहा हूँ, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इमोरल है। तो ना, तो ऐसे काम अगर आप कर रहे हो दैट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड।
क्लियर एकदम। तो बेसिकली ये आपका पॉइंट हो गया। और इसमें क्या कह रहा है ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट। मतलब ये नहीं है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, बच्चा किडनैप कर दिया बदले में 10 लाख, कंसिडरेशन वैलिड। कह रहे कंसिडरेशन तो होनी चाहिए, वो तो वैलिड है, लेकिन सिर्फ कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, कंसिडरेशन मोरल होनी चाहिए, कंसिडरेशन नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। तो कह रहा है सिर्फ कंसिडरेशन का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मस्ट बी लॉफुल, मोरल एंड नॉट अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। तो वही ऊपर बोला कि भैया अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए मतलब लॉफुल होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए मतलब मोरल होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक होनी चाहिए। तो दैट इज आपका 7 पॉइंट। और मेरे हिसाब से बेटा सातों के सातों पॉइंट आपको बहुत ही क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है बिल्कुल। डिफाइन कंसिडरेशन और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स या व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन बनकर भी आया है। 6 to 7 में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले आपको कंसिडरेशन को डिफाइन करना है और फिर आपको कंसिडरेशन के सारे पॉइंट बताने हैं। और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे लेवल से एकदम मस्त करके समझ आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने प्रीवियस एक इंट्रोडक्शन कर लिया, सेकंड हमने एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिए, 2 लेक्चर में हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए। अब फर्दर हमें 2 टॉपिक और करने, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट उसके एक्सेप्शन, और एक लास्ट टॉपिक बचेगा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन। कंसिडरेशन चैप्टर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी प्रीवियस आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे। और मेरे हिसाब से आपको एकदम डन होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है प्लीज आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में। थर्ड मतलब जो अगला लेक्चर है उसमें कंसिडरेशन टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। और फटाफट एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको दोनों लेक्चर्स का सब समरी एकदम, ताकि आपको याद हो जाए। मेरे साथ बोलना है, मम्मी कसम है भाई, रिया की कसम है। नंबर 1, सबसे पहले सर डिफाइन कंसिडरेशन में मैंने देखा था, सबसे पहले कंसिडरेशन जो है वो एक वर्ड लैटिन वर्ड से निकल के आया है which means quid pro quo, which means quid pro quo। और quid pro quo क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, जो कंसिडरेशन है सर वो हमेशा फुल्ली कैश हो सकती है क्या? यस। पार्टली कैश पार्टली काइंड हो सकती है क्या? यस। कंसिडरेशन क्या फुल्ली काइंड हो सकती है? नेवर। ठीक है, उसके बाद में लीगल डेफिनेशन में क्या था कंसिडरेशन में? सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइन करता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, 3 पॉइंट, does or abstain from doing, point number 2 has done or abstained from doing, point number 3 promised to do or abstain from doing something, such act or abstinence is known as consideration। मोटे शब्दों में तो कंसिडरेशन का ये डेफिनेशन निकल कर आया। उसके बाद अपन लोग एसेंशियल एलिमेंट में गए और 3 पॉइंट तो डेफिनेशन से ही थे। पहला, डिजायर पे किसके होगा? प्रोमिसर के, वॉलंटरी करा बिना मांगे सर्विस दी, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन मूव करेगा फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका केस लॉ चिनया वर्सेस रमैया। पॉइंट नंबर 3, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी पॉइंट नंबर 3, कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। ये तीनों डेफिनेशन से निकलता है, साइड रख दो। फिर पॉइंट नंबर 4 था कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब सफिशिएंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई काम करना आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी या उस काम करने के लिए वो पर्सन लीगली बाउंड है ऑलरेडी, तो दैट इज नॉट कंसिडरेशन। बट हाँ, अगर आप उस लीगल बाउंडेशन से आगे बढ़ के प्रॉमिस करते हो कोई काम, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो था वो आपका हो गया कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजनरी, इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, कंसिडरेशन हमेशा कैसा नहीं होना चाहिए? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये 7 पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपको लग रही है तो आप प्लीज मुझे बताएंगे, अदरवाइज हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, टाटा बाय बाय।